नमस्कार दोस्तों, मैं राजवीर अपने YouTube चैनल स्टडी विद राजवीर में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने कहा था कि साइंस के बारे में हम बात करेंगे और आज हम आपको जो आगामी होने वाली जो यूपी टेट की परीक्षा है और यूपी टेट की परीक्षा को ध्यान में रखते हुए साइंस में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर आज हम चर्चा करेंगे। हम कोशिश यह करेंगे कि जो साइंस से संबंधित जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं उनकी प्रैक्टिस आज हम यहाँ पर कराने की कोशिश करेंगे और देखेंगे क्या क्वेश्चन, कैसे क्वेश्चन हमारे साइंस में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना है। तो हम आज बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन की एक श्रृंखला लेके आए हैं। ये एक श्रृंखला आपके आने वाले एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। आइए आज हम उसी श्रृंखला में हम बात करें, चर्चा करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की बात करते हैं और उस पर हम चर्चा करेंगे। तो देखो, हमारा जो पहला प्रश्न होगा, हम बात करें कुछ प्रश्नों को हम यहाँ पर बात करेंगे, डिस्कस करेंगे आपसे। जो पहला प्रश्न है दोस्तों, हम बात करते हैं। देखो, आपसे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है भैया, वायरस की खोज किसने की? किसकी भैया? वायरस की खोज किसने की? वायरस की खोज किसने की? मेरे दोस्तों, आपको बताना है वायरस की खोज किसने की थी। तो आपने पढ़ा होगा वायरस की खोज इवानोवस्की ने की थी। इवानोवस्की ने की थी। अब देखो, इतनी बात हम समझे, वायरस की खोज किसने की? इवानोवस्की ने की। अब इससे दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं भाई। वायरस से ही, वायरस को सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी भी कहा जाता है। तो भाई, सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी किसे कहा जाता? वायरस को कहा जाता है। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अब इसी जगह देखो, वायरस सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी, सजीव व निर्जीव के बीच की कड़ी, के बीच की कड़ी आपको पता है किसको कहा जाएगा? वायरस को कहा जाता है। अब आपको पता होना चाहिए कि वायरस को क्या किया गया? क्रिस्टलों में विभाजित किया गया दोस्तों। तो इन क्रिस्टलों को सर्वप्रथम, वायरस को क्रिस्टलों में सर्वप्रथम किसने विभाजित किया? तो स्टैनले का नाम आता है। तो वायरस को स्टैनले ने क्रिस्टलों में विभाजित किया था। किसमें भैया विभाजित किया? क्रिस्टलों में विभाजित किया था। विभाजित किया, बहुत सही। तो हमने देखा सजीव निर्जीव के बीच की कड़ी, वायरस को क्रिस्टलों में किसने विभाजित किया? तो स्टैनले ने किया। दूसरा प्रश्न, इसी जगह हम दूसरा प्रश्न कहते हैं भाई, जीवाणु की खोज, ये बैक्टीरिया की खोज करता, जीवाणुओं के पिता, जीवाणुओं के पिता किसे कहा जाता है? तो भाई, जीवाणुओं के पिता किसे कहा जाता है? तो एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक, एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को माना जाता है। किसको माना जाता है भैया? एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक को माना जाता है। इनको जीवाणुओं का पिता कहा जाता है भैया। क्या कहा जाता है? जीवाणुओं का पिता कहा जाता है। और एंटोनी वान ल्यूवेनहॉक ने जीवित कोशिका की भी खोज की थी। अब देखो, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अगला जो क्वेश्चन है हमारा, किस गैस के घुलने से, क्वेश्चन क्या है? किस गैस के पानी में घुलने से जो वर्षा का पानी होता है वो अम्लीय हो जाता है? क्वेश्चन क्या है हमारा? प्रश्न, अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, किस गैस के वर्षा जल में घुलने से, वर्षा जल में
घुलने से पानी अम्लीय बन जाता है, पानी अम्लीय हो जाता है, अम्लीय हो जाता है। क्वेश्चन है किस गैस के वर्षा जल में घुलने से पानी अम्लीय हो जाता है? तो भैया कौन सी ऐसी गैस है जो घुल जाती है जिसके कारण पानी क्या हो जाता है साथी? अम्लीय हो जाता है दोस्तों। तो कौन सी गैस है? SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस है, SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। आंसर हमारा क्या होगा? सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड के घुलने से हमारा पानी कैसा हो जाता है? वर्षा जल कैसा हो जाएगा भैया? अम्लीय हो जाता है। तो कितना बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, किस गैस के पानी में घुल जाने से पानी अम्लीय हो जाता है? तो भैया किसके हो जाता है? सल्फर डाइऑक्साइड, SO2 के घुलने से पानी क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाता है। आगे देखो अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन करेंगे। देखो महत्वपूर्ण क्वेश्चन की श्रृंखला चल रही, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो टेट के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो अपशिष्ट उत्पादों को, क्वेश्चन है अपशिष्ट उत्पादों को क्वेश्चन क्या है भैया? अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? जीवों को क्या कहा जाता है? अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले जीवों को क्या कहा जाता है? इन्हें मृतक भक्षी कहा जाता है। हमारा आंसर क्या होगा भैया? मृतक भक्षी। क्या कहा जाता है? मृतक भक्षी कहा जाता है। जो भैया अपशिष्ट पदार्थ होते हैं इनको जो खाने वाले होते हैं इनको मृतक भक्षी कहा जाता है। यदि मृतक भक्षी ऑप्शन में नहीं आता दोस्तों तो विषमपोषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषमपोषी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा नाती? विषमपोषी कहा जाता है। क्या कहा जाएगा? विषमपोषी, मृतक भक्षी या विषमपोषी कहा जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले। अब देखो अपशिष्ट उत्पादों को खाने वाले बात हो रही है, किसकी हो रही? अपशिष्ट पदार्थ। ये नहीं कहा जा रहा डिकम्पोजिट, अब घटक की बात नहीं हो रही। क्या हो रहा है? अपशिष्ट। हम किसकी बात कर रहे हैं? अपशिष्ट की बात कर रहे हैं। जो अपशिष्ट पदार्थों को खाते हैं उनको मृतक भक्षी कहा जाता है। यहां पर हम कवकों की बात नहीं कर रहे हैं, फंगस की बात नहीं हो रही, स्पोरोफाइट्स की बात नहीं हो रही है। तो याद रखना अपशिष्ट पदार्थों को खाने वाले को मृतक भक्षी कहा जाता है या विषमपोषी कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया? विषमपोषी कहा जाता है। अगला देखो, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जो अगला क्वेश्चन है सबसे हानिकारक पराबैंगनी कीड़े कौन सी होती हैं? सबसे हानिकारक पराबैंगनी कीड़े। अगला क्वेश्चन क्या है? सबसे हानिकारक क्वेश्चन है भैया, सबसे हानिकारक, सबसे हानिकारक, सबसे हानिकारक पराबैंगनी कीड़े कौन सी होती हैं? पराबैंगनी कीड़े कौन सी होती हैं? पराबैंगनी किरणें कौन सी होती हैं? किरणें कौन सी होती हैं भाई? कौन सी होती हैं? सबसे ज्यादा हानिकारक कौन सी होती हैं? हमको पता होना चाहिए भाई। सबसे हानिकारक पराबैंगनी किरणें कौन सी होती हैं? तो भैया कौन सी होती है? यूवीसी। कौन सी होती है? यूवीसी, अल्ट्रावायलेट रेंज सी होती है। सबसे ज्यादा हानिकारक कौन सी होती भैया? अल्ट्रावायलेट सी होती है, जो सबसे ज्यादा हानिकारक होती है। तो इस भैया सबसे ज्यादा हानिकारक कौन सी है? अब देखो जो अल्ट्रावायलेट सी किरणें हैं, जो पराबैंगनी सी किरणें हैं, ये पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती। क्या होती भैया? ये पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाती हैं। क्या होती? ये किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंचती हैं। ये किरणें पृथ्वी पर नहीं पहुंचती हैं। क्यों?
क्योंकि ओजोन के द्वारा इनका अवशोषण कर लिया जाता है। क्यों नहीं पहुंचती हैं? क्योंकि ओजोन परत के द्वारा क्या होता है दोस्तों, ओजोन परत के द्वारा इनका अवशोषण कर लिया जाता है। ओजोन के द्वारा ये किरणें सोख ली जाती हैं। क्या होती भैया, ओजोन के द्वारा ये किरणें सोख ली जाती है। तो जो और दूसरी जो किरणें होती हैं अल्ट्रावायलेट से, ये सबसे ज्यादा हानिकारक होती हैं। और जो है अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट ए क्या होता है, जो अगली हम इसी के किरण की बात करें, दूसरी पराबैंगनी किरण की बात करें यूवीसीबी, जो यूवीबी होती है ये भैया क्या होती है, त्वचा पर हानिकारक प्रभाव डालती है। क्या होती है भैया, त्वचा पर हानिकारक प्रभाव डालती है, त्वचा पर हानिकारक प्रभाव डालती है, हानिकारक प्रभाव डालती हैं। और ये जो होते हैं त्वचा कैंसर के लिए भी जिम्मेदार होती हैं। किसके लिए भैया जिम्मेदार होती हैं? त्वचा कैंसर के लिए भी ये किरणें जिम्मेदार होती हैं। त्वचा कैंसर के लिए भी भैया क्या होती हैं, ये किरणें जिम्मेदार होती हैं। तो देखा, सबसे हानिकारक परावैंगनी किरणें कौन है, यूवीसी है। ये किरणें पृथ्वी तल पर नहीं आ पाती हैं। क्यों नहीं आ पाती हैं? क्योंकि ये ओजोन के द्वारा क्या कर ली जाती भैया, सोख ली जाती हैं। तो इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे, महत्वपूर्ण क्वेश्चन की अगला क्वेश्चन हम देखेंगे इसके बाद। तो भाई देखो, अल्ट्रावायलेट ए, अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट सी आपसे क्वेश्चन करता है कौन भैया इसमें से सबसे खतरनाक है। तो सबसे जो खतरनाक की बात आई तो हमने देखा वो कौन है, अल्ट्रावायलेट सी, जो कि सबसे खतरनाक मानी जाती है। और जो खतरनाक होने के कारण इसको भैया क्या करते हैं, ओजोन के द्वारा, ओजोन परत के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। अगला क्वेश्चन, अब देखो अगला क्वेश्चन है दूध से दही, दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो क्वेश्चन अगला है, देखो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन चल रहे हैं, क्वेश्चन पूछे गए हैं, सभी क्वेश्चन हमारे टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दूध से दही बनने की प्रक्रिया, बनने की प्रक्रिया कौन सी है या क्या होती है? दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या होती है दोस्तों? कौन सी प्रक्रिया होती है? किण्वन की प्रक्रिया होती है। तो यहां पर हम आंसर करेंगे भैया क्या होता है, किण्वन की प्रक्रिया होती है या फर्मेंटेशन होता है। क्या होता है? किण्वन की प्रक्रिया होती है या फर्मेंटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। क्या होता है भाई, दूध से दही बनता है, उसमें क्या होता है, कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। क्या होते हैं? कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए लाभदायक होते हैं और कुछ बैक्टीरिया हमारे लिए हानिकारक होते हैं। तो कुछ बैक्टीरिया जो लाभदायक होते हैं उसमें दूध से दही बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, फर्मेंटेशन कहलाती है। जैसे हम क्या करते हैं, सिरका बनाते हैं। क्या बनाते हैं? गन्ने के रस से सिरका बनता है, तो भी किसके द्वारा होता है, फर्मेंटेशन की क्रिया के द्वारा होता है, किण्वन की क्रिया के द्वारा होता है। ठीक उसी प्रकार दूध से दही बनने की प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, किण्वन के द्वारा संपन्न होती है। अगला इससे भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भैया ध्वनि के मापन की इकाई कितनी हो, क्या होती है? ध्वनि के मापन की इकाई क्या होती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ध्वनि के मापन की इकाई क्या होती है? ध्वनि के मापन की इकाई क्या होती है? अरे भाई दोस्तों इकाई पूछी गई है, क्या होती है? डीबी होती है, डेसिबल होती है। ध्वनि के मापन की इकाई क्या होती है? डेसिबल होती है। क्या होती है? डेसिबल होती है, डीबी होती है। अब दोस्तों यहाँ पर फिर देखो बात की जाती है, बात ये की गई है कि जो सामान्य ध्वनि होती है, जिसे हम कह सकते हैं जब हवा चलती है तो भाई कितने डीबी की, जो पत्ते सरसराहट आती है तो कितने डीबी की। एक जो सामान्य हमारी बातचीत जो होती है वो लगभग 30 से 40 डीबी की होती है। जो सामान्य बातचीत हम लोग करते हैं, सामान्य बातचीत ये क्या होती है भैया, 30 से 40 डीबी। कितने डेसिबल के बीच होती है? 30 से 40 डीबी। जो हम आपस में जो बातचीत करते हैं, जो आराम से सुन सकते हैं। जब हवा चलती है तो भैया जब तेज हवा चलती है तो पत्ते आपस में क्या होते हैं, जब टकराते हैं तो जब वो हवा हमको क्या करती है, तेज हवा
जब चलती है, हवा चलने से पत्तों की सरसराहट जो आती है वो लगभग 20 से 30 डीबी की होती है। किसकी बात होती है? 20 से 30 डीबी की बात होती है। जो हम लोग कानों में फुसफुसाहट करते हैं वो लगभग 15 डीबी की होती है। क्या करते हैं? कानों में फुसफुसाहट जो होती है वो भैया क्या होती है? 10 से 20 डीबी की होती है, मतलब डेसिबल की होती है। और जो हमारे कान जो होते हैं भैया, जो हमारे कान हैं वो 80 डेसिबल तक आवाज को आसानी से सुन सकते हैं। कितना भैया? 80 डीबी तक के जो हमारे कान है उसको सुनने में सक्षम होते हैं। तो 80 डीबी तक की आवाज को हमारे कान आसानी से सुन सकते हैं। तो इतनी बात भाई समझ में आ गई होगी। यहां तक की तो हमने बात कर ली। तो ये हमारी क्या थी भाई? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन था। किससे था? ध्वनि से संबंधित क्वेश्चन था। किससे संबंधित था? ध्वनि के संबंधित क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखो भैया, कौन सा क्वेश्चन है? किस वृक्ष को जैविक कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है? अगला क्वेश्चन, किस वृक्ष को जैविक कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है? महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। किस वृक्ष को, क्वेश्चन क्या है भैया? किस वृक्ष को जैविक कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है? जैविक कीटनाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। नाशक के रूप में उपयोग किया जाता है। अरे भाई वो कौन सा ऐसा वृक्ष है जिसका उपयोग हम जैविक कीटनाशक के रूप में करते हैं भैया? तो वो कौन सा वृक्ष है? हमको आंसर चाहिए, तो आंसर आया नीम का वृक्ष। कौन सा भैया? नीम का वृक्ष है। इसे जैविक कीटनाशक के रूप में उपयोग करते हैं भैया। क्या करते हैं? इसको जैविक कीटनाशक के रूप में उपयोग करते हैं। हमने देखा होगा, हम यूरिया की जब बोरी लाते हैं तो उसमें लिखा होता है नीम कोटेड यूरिया, मतलब उसमें यूरिया में क्या है? नीम मिलाई गई है, तो नीम कोटेड यूरिया होती है। तो जैविक कीटनाशकों के रूप में भैया क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन की जब हम बात करते हैं तो अगला क्वेश्चन, जब एक जीव, क्या भैया क्वेश्चन? जब एक जीव लाभ लेता है तथा दूसरे जीव को कोई हानि नहीं होती। अगला क्वेश्चन क्या है? जब एक जीव लाभ लेता है तथा दूसरे जीव को कोई हानि नहीं होती है तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? भैया क्वेश्चन क्या है? जब एक जीव लाभ लेता है तथा दूसरे जीव को कोई हानि नहीं होती है, तो यह प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो यह प्रक्रिया भैया क्या कहलाएगी? जब एक जीव लाभ होता है तथा दूसरे जीव को क्या होता है? कोई हानि नहीं होती है। इस प्रकार के जीवन को हम क्या कहते हैं भैया? तो इस प्रकार के जीवन को हम सहजीवी कहते हैं। क्या कहेंगे? सहजीवी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? सहजीवी जीवन कहते हैं। मतलब हम दोनों साथ साथ जीने की कोशिश करते हैं। क्या कहते हैं भैया? हम दोनों साथ साथ जीने की कोशिश करते हैं। तो ऐसी प्रक्रिया भैया क्या कहलाएगी? सहजीवी कहलाती है। क्या कहलाती भैया? ऐसी प्रक्रिया, सॉरी सहजीवी नहीं है, सहभोजी कहलाएगी। क्या कहलाएगी? सहभोजी कहलाती है। ऐसी प्रक्रिया क्या कहलाएगी? सहभोजी कहलाती है। क्या कहलाएगी? सहभोजी कहलाती है। इसमें क्या होगा? जब एक जीव लाभ होता है तथा दूसरे जीव को कोई हानि नहीं होती तो यह भैया क्या होगी? सहभोजी कहलाती है। अब देखो इसी का दूसरा क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? जब एक जीव को लाभ होता है, क्या होता है भैया? जब एक जीव दूसरे जीव पर क्या होता है? आश्रित होता है। तो भैया एक को लाभ होता है, दूसरे को हानि होती है। जब एक जीव, अगला क्वेश्चन देखो क्या है, इसी से संबंधित क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन है, जब एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं, जब एक जीव दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं, दूसरे जीव पर आश्रित होते हैं
तो एक को लाभ होता है, एक को लाभ होता है, लाभ होता है तथा दूसरे जीव को हानि होती है, तथा दूसरे जीव को हानि होती है, दूसरे जीव को हानि होती है, हानि होती है। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? तो यह प्रक्रिया भैया क्या कहलाती है? सहजीवी कहलाती है। यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? सहजीवी कहलाती है, सहजीवी कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है? सहजीवी कहलाती है। जब एक जीव दूसरे पर आधारित होते हैं तो एक को लाभ होता है, दूसरे को हानि होती है साथी। तो यह प्रक्रिया क्या कहलाएगी? सहजीवी प्रक्रिया कहलाती है। जल्दी से आ जाओ, अगला क्वेश्चन देखते हैं भैया। अगला क्वेश्चन देखो, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, और जब हम महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर आज चर्चा कर रहे हैं तो हम क्यों इस क्वेश्चन को छोड़े? तो देखिएगा कितना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हम आपको लगातार महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की हम सीरीज उपलब्ध कराएंगे, जिसमें से काफी क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो एग्जाम के लिए पूछे जाने की प्रबल संभावना होती है। तो अगला क्वेश्चन, इंसुलिन की प्रकृति क्या होती है? इंसुलिन, इंसुलिन की प्रकृति कैसी होती है? इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? अगला क्वेश्चन, इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? रासायनिक प्रकृति कैसी होती है? भाई जो इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति है वो कैसी होती है? आपको बताना है इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है, कैसी होती है, जल्दी से बताओ भाई। देखो जो इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति कैसी होती है, तो इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति जो होती है वो प्रोटीन की जैसी होती है भैया। कैसी होती है? प्रोटीन जैसी होती है, प्रोटीन के समान होती है। तो आपसे पूछा जाए इंसुलिन की प्रकृति कैसी होती भैया, तो प्रोटीन जैसी होती है। आपको पता है भैया इंसुलिन क्या होता है? बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला क्या है? एक हार्मोन होता है। क्या होता है? जो बीटा कोशिका से निकलता है, अग्नाशय ग्रंथि में पाया जाता है, और ये क्या करता है? हमारी रक्त शर्करा को नियंत्रित करने का काम कौन करता है? इंसुलिन करता है। कौन करता है? इंसुलिन करता है। अगला क्वेश्चन, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि भैया, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन, पौधे में अर्धसूत्री कोशिका विभाजन या अर्धसूत्री विभाजन कहां पर होता है? अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन कहां होता है? कहां होता है? कहां होता है? तो दोस्तों जल्दी से है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन कहां पर होता है? बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो कहां होता भाई? पराग कोशों में होता है। कहां पर होता है? पराग कोशों में होता है। पराग कोश, अर्धसूत्री पूछा जाए तो पौधे में अर्धसूत्री विभाजन पूछा जाए तो कहां पर होगा? पराग कोश में होता है। कहां पर होता है भैया? पराग कोश में होता है। अगला एक और महत्वपूर्ण क्वेश्चन, अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन यह है कि किस पादप का प्रयोग साबुन के विस्थापन में किया जाता है? किस पादप का प्रयोग साबुन के विस्थापन में किया जाता है? साबुन के विस्थापन में किया जाता है या साबुन के विस्थापन में किया जाता है या साबुन को विस्थापित करने में किया जाता है? तो दोस्तों हमारा आंसर क्या है? रीठा पादप। रीठा पौधा, जो रीठा होता है इसको हम क्या करते हैं भाई? बालों को सुंदर और बढ़ाने के लिए हम रीठा का प्रयोग करते हैं। तो ये किसके भैया? शैम्पू या साबुन की तरह प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों हम अपने चैनल के माध्यम से आपको निरंतर साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन की एक श्रृंखला कराएंगे। ऐसे ही अन्य क्वेश्चन को देखने के लिए या ऐसे ही क्वेश्चन जो टेट में महत्वपूर्ण है पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें कि हम आपको ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करा सके, लाइव क्लास आपको प्रोवाइड करा सके। थैंक यू।